हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। स्टार्ट करते हैं आज 13 फरवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। संडे का दिन है। सबसे पहले हम देखेंगे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। पहला सवाल है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा समटाइम्स सीन इन न्यूज़ एसोसिएटेड विद। तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो आपको बताना है किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस आर टेस्टिंग ऑफ अ न्यूक्लियर बॉम्ब, इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंडो चाइना वॉर या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो आपको बताना है कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का एडवांटेज क्या है। इस बार समझ लो, मेरे हिसाब से न्यूक्लियर फ्यूजन ITER इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो जो मैंने अभी आपको 2 दिन पढ़ाया है वो ITER से रिलेटेड या न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन से रिलेटेड, वो चीज़ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। तो पहला स्टेटमेंट है न्यूक्लियर फ्यूजन का कि इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी देन कोल, ऑयल, गैस और न्यूक्लियर फिजन। सेकेंड है हाई चांसेस ऑफ मेल्ट डाउन। तीसरा है डो नॉट एमिट हार्मफुल टॉक्सिन्स लाइक CO2 और अदर ग्रीन हाउस गैसेस। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं। 1 एंड 2, 1, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है विद रेफरेंस टू वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला है VOCs डज नॉट प्रोड्यूस इन नेचर, ये नेचर में नहीं प्रोड्यूस होते हैं। सेकंड लिखा है VOCs कैन ड्राइव द फॉर्मेशन ऑफ अदर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स। तीसरा है VOCs कैन इरिटेट द आइज, नोज एंड थ्रोट, डैमेज बॉडी ऑर्गन्स एंड कॉज कैंसर। तो आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। 1 एंड 2, 3 ओनली, 1, 2 एंड 3 या 2 एंड 3। तो लेट्स ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। मैं आपको आंसर बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट करिएगा और बताइएगा कितने सवाल आपने सही किए हैं, ठीक है ना। पहला सवाल हमने पूछा था कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ये सब हम सब ने पढ़ा हुआ है कि इंडिया में ही हुआ था टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। जो न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग थी उसका प्रोजेक्ट था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, है ना। एंड सेकंड क्वेश्चन है न्यूक्लियर फ्यूजन के जो एडवांटेजेस हैं क्या है। पहला लिखा है एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, पहला लिखा है प्रोड्यूस मोर एनर्जी दैन कोल, ऑयल, गैस, न्यूक्लियर फ्यूजन, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा लिखा है हाई चांस ऑफ मेल्ट डाउन। अब ये एडवांटेज तो हो ही नहीं सकता, मेल्ट डाउन के चांसेस वैसे इसमें होते भी नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें जैसे ही सपोज करिए अगर कुछ लीकेज है वो ये हुआ तो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो जो प्लाज्मा है हमारी प्लाज्मा का यूज़ होता है, चूँकि इसमें प्लाज्मा स्टेट में काम होता है, तो प्लाज्मा रह ही नहीं जाएगी। अगर प्लाज्मा नहीं रह जाएगी तो फ्यूजन तुरंत खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा, 1 एंड 3 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 था कि VOC यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि VOCs नेचर में नहीं फॉर्म होते हैं। मैं आपको बता दूं कि VOCs यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, अगर आप नॉर्मली सोचेंगे तो हमने इसको जो स्मोक और ये सब चीज़ें पढ़ी थी ना, फोटो केमिकल स्मोक, वहाँ पे हमने VOCs का नाम सुना है कि यार ये VOCs वहाँ पे और ज़्यादा पॉल्यूटेंट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वहाँ हमने पढ़ा है। तो ये याद रखेगा, लेकिन ये नेचुरली भी प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे एक एक प्लांट है, अगर एक प्लांट को दूसरे प्लांट से कम्युनिकेट करना है, कई बार ऐसे इसमें VOCs का ये रिलीज़ करते हैं प्लांट्स, और कई बार पॉलिनेटर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए भी प्लांट्स जो है वो VOCs रिलीज़ करते हैं, इसलिए नेचुरली ये रिलीज़ होते हैं। तो कई बार हमको डाउट हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि VOCs नेचुरली रिलीज़ होते हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट यानी कि VOCs कैन ड्राइव द फॉर्मेशन ऑफ अदर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स, बिल्कुल सही है। VOCs से दूसरे डेंजरस पॉल्यूटेंट्स बन सकते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो दो और तीन सही है, आंसर विल बी D, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस, आपको समझ में आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब आज का जो मैप मैंने लिया है दैट इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैप, बहुत ही प्यारा मैप लिया है, और ये लिया है फ्रॉम द पैसिफिक आइलैंड्स का मैप है। अब ये आपको दिख रहा है पैसिफिक ओशन वाला पार्ट है, और पैसिफिक ओशन वाले पार्ट में आपको उनके जो आइलैंड्स है, जो आइलैंड ग्रुप हैं पैसिफिक के, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना। जो आइलैंड ग्रुप्स हैं पैसिफिक के वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है माइक्रोनेशिया, दूसरा है मेलानेशिया, और फिर तीसरा है पॉलिनेशिया, ठीक है ना। माइक्रोनेशिया पहला है, मेलानेशिया दूसरा, और तीसरा पॉलिनेशिया। और इधर ये जो न्यूजीलैंड वाला और ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है ना, ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट और ये सारा पार्ट, ये ओशियानिया, ओवरऑल उसको ओशियानिया बोलते हैं, ठीक है ना। वी कॉल इट ओशियानिया,
ओशियानिया। ठीक है, तो वैसे हमको मेन 3 ही पार्ट्स का नाम याद रखना है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है इस मैप में, आई एम नॉट श्योर कि ये 100% सही है ना, क्योंकि जब आप डीप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कुछ पार्ट जो है कहीं कहीं ऐसा है, लेकिन आप इसको एक बेसिस बना सकते हैं। दिस कैन बी अ बेसिस फॉर यू टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द आइलैंड ग्रुप्स। एक तो हमको 2 चीज़ें इसमें याद रखनी है। पहला तो आइलैंड्स कौन कौन से हैं, क्योंकि कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये कौन से ओशियन का आइलैंड है ना। जैसे एक बार ट्रेंच पूछ लेते कि डियामेंटीना ट्रेंच कहाँ की है, जैसे इंडियन ओशन की ट्रेंच है सपोज, तो डियामेंटीना ट्रेंच पूछ लिया, कभी अटलांटिक की कोई ट्रेंच पूछ लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता रहता है यूपीएससी। तो अपने को आइलैंड ग्रुप पता होना चाहिए। और कई बार ये ऐसा भी पूछ सकता है आपसे कि पोलिनेशिया का है कि माइक्रोनेशिया का है कि मेलानेशिया का है। ठीक है ना। देखो जो माइक्रोनेशिया वाला पार्ट है वहाँ पे आपको मैरियाना आइलैंड्स दिख रहा होगा, माइक्रोनेशिया में मैरियाना आइलैंड आपको दिख रहा होगा, कैरोलिन आइलैंड दिख रहा होगा, पलाऊ पलाऊ लिखा दिख रहा है ना, ये पलाऊ साइड में देखो, यहाँ पे देखो पलाऊ पलाऊ दिख रहा है फिलीपींस की इधर साइड। तो मैरियाना आइलैंड हो गया, पलाऊ हो गया, कैरोलिन आइलैंड हो गया, मार्शल आइलैंड, किरिबाती। अब इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, पलाऊ, मार्शल आइलैंड और किरिबाती, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको मोटा बिल्कुल याद हिसाब से रखना पड़ेगा कि पलाऊ, मार्शल आइलैंड, किरिबाती, कैरोलिन, ये आपके माइक्रोनेशिया के पार्ट है। ठीक है ना। फिर मेलानेशिया वाले पार्ट में हम देखें तो न्यू पापा न्यू गिनी जो है, बिस्मार्क आर्कीपेलागो, बिस्मार्क आर्कीपेलागो अगर कभी आपसे पूछ लिया। आर्कीपेलागो आपको पता है ना कि पूरा ग्रुप होता है, जैसे वॉल्केनिक उसका पूरा जो एक आइलैंड ग्रुप होता है उसको हम आर्कीपेलागो बोलते हैं, है ना, अलग अलग उसके। सोलोमन आइलैंड्स, आपको सोलोमन आइलैंड दिख रहा है पैसिफिक के मेलानेशिया वाले पार्ट में, है ना। अब सोलोमन से आज एक एसोसिएटेड न्यूज़ भी आई है, इसीलिए मैंने आपको ये मैप बताया वैसे। लेकिन सोलोमन आइलैंड आप देख लीजिए, पापा न्यू गिनी, बिस्मार्क आर्कीपेलागो, सोलोमन आइलैंड हो गया, सांता क्रूज, है ना। सांता क्रूज ये मुंबई वाला नहीं है, सांता क्रूज ये दूसरा है। ठीक है ना, सांता क्रूज देख लो। वनुआतू, वनुआतू आइलैंड आप दिख रहा होगा, मेलानेशिया का पार्ट है वनुआतू। और ये सारे पैसिफिक के ही हैं, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, कई कई बार आपसे डायरेक्टली मेलानेशिया पॉलिनेशिया पूछ सकता है और कई बार आपसे डायरेक्टली ओशन भी पूछ सकता है। ठीक है ना। और वनुआतू हो गया, फिजी और न्यू कैलेडोनिया। तो वनुआतू, फिजी और न्यू कैलेडोनिया ये भी आपके मेलानेशिया के पार्ट है। न्यू कैलेडोनिया आपको पता होना चाहिए कि ये नेटो का भी मेंबर है ना। अभी रिसेंटली जो लास्ट 2 कंट्रीज जो बनी है, जो 2 लास्ट मेंबर हैं, लेटेस्ट मेंबर है नेटो के, उनमें एक न्यू कैलेडोनिया है और दूसरा आपका मॉन्टीनीग्रो, यही दोनों मेंबर्स बने हैं। तो मेलानेशिया वाले पार्ट में सोलोमन आइलैंड, सांता क्रूज, वनुआतू, बिस्मार्क आर्कीपेलागो, पापा न्यू गिनी, फिजी और न्यू कैलेडोनिया हो गया। ठीक है। फिर आता है पॉलिनेशिया, जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है। तो अगर आपसे पूछे कि माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया में सबसे बड़ा कौन सा है, तो पॉलिनेशिया का सबसे बड़ा रीजन आप देख सकते हैं। तो इसमें तुवालू आ गया, हवाई, हवाई इसमें आता है। ठीक है ना, हवाई भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है। इसके अलावा आपका तुवालू इसके अंदर आता है, मर्कीसेस इसके अंदर आता है, तुआमोटू आर्कीपेलागो इसके अंदर आता है, ईस्टर आइलैंड इसके अंदर आता है, कर्माडैक आइलैंड इसके अंदर आता है, ऑस्ट्रल आइलैंड, सोसाइटी आइलैंड, कुक्स आइलैंड, कुक आइलैंड, समोआ इसके अंदर आता है। समोआ, तुवालू ये इंपॉर्टेंट है, समोआ इंपॉर्टेंट है, तुवालू इंपॉर्टेंट है, हवाई इंपॉर्टेंट है, कर्माडैक इंपॉर्टेंट है ना, ईस्टर आइलैंड इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से पूछ सकता है। और न्यूजीलैंड का भी पार्ट इस मैप में दिखाया जा रहा है कि ये पोलिनेशिया के अंदर है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना, कल को अगर कभी क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ें ध्यान में रहेंगी आपके। ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप। आगे मूव करते न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं, तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ आईपीएल का ऑक्शन चल रहा है इस बार, है ना, तो आप लोगों ने देखा क्या, और सबसे ज़्यादा अच्छी टीम किसकी, सबसे ज़्यादा वीक टीम किसकी, अगर आपने देखा हो तो मुझे बताइए ना। दैट इज़ वन क्वेश्चन जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं समझ पाऊंगा, इसलिए अगर आप लोगों ने, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, तो अगर आप में से किसी को पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग टीम किसकी है, मुंबई का क्या हुआ, मुंबई का थोड़ा बताना, क्योंकि आई जनरली सपोर्ट मुंबई बिकॉज ऑफ सचिन तेंदुलकर। तो अगर आप में से कोई बता सकेगा कि स्ट्रांग है कि नहीं तो बताना। WFP टू अलॉट इंडियन वीट इन अफगानिस्तान। ठीक है ना। तो WFP जो है वो इंडियन वीट को अब अफगानिस्तान में बांटेगी। अब एक्चुअली इंडिया ने वादा किया था कि हम 50,000 टन वीट आपको प्रोवाइड करेंगे अफगानिस्तान को एज पार्ट ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन एड। तो वही चीज़ WFP जो है, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, विच इज़ द विंग ऑफ यूनाइटेड नेशन की बॉडी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी इंडियंस द्वारा प्रोवाइड किया गया वीट टू द अफगानिस्तान। ठीक है ना। थोड़ा सा WFP के बारे में बता दूं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बेसिकली लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है विच इज सेविंग लाइफ्स एंड डिलीवरिंग फूड असिस्टेंस इन इमरजेंसीज। ठीक है ना। तो फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इमरजेंसीज में WFP। एंड इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1961 में होता है। इट वॉज फाउंडेड इन 1961
और 1961 इसका फाउंडेशन होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फाओ एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। मतलब कि जो फाओ भी आपको पता है कि यूएन की बॉडी है, तो उसके अंतर्गत ही इसका फॉर्मेशन होता है। तो 1961 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, फाउंडेशन हुआ था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का बाय फाओ एंड यूएनजीए, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, विद इट्स हेडक्वार्टर इन रोम इटली। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम इटली में लोकेटेड है। इट इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का मेंबर भी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इट्स अ कोलिशन ऑफ यूएन एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन एम्ड एट फुलफिलिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ बेसिकली इनका मेन एम ये भी है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कंट्रीज में वो भी फुलफिल हो। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको 1 और 2 अगर याद हो तो एक तो है कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करता है, दूसरा हंगर को एलिमिनेट करना है। हंगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एम ही है कि वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि खाली पेट सोना पड़े उसको, एंड यही इसका टारगेट है कि लोगों की जो प्लेट्स हैं वो भरी रहे एंड दे ऑल फिल देयर स्टमक्स एंड ऑल। ठीक है ना। एंड इंटरनेशनल मतलब इसमें बेसिकली द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज कमिटेड टू एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन बाय 2030। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर आते हैं कि हंगर को एंड करना है, फूड सिक्योरिटी अचीव करनी है और न्यूट्रिशन को इंप्रूव करना है। ठीक है ना। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम असिस्ट 88 कंट्रीज को असिस्ट करती है। लगभग 97 मिलियन पीपल्स को ये असिस्ट कर चुकी है, हेल्प कर चुकी है। एंड इट इज़ मच मोर दैन इट्स ऑब्जेक्टिव विच वॉज सेट। तो अपने ऑब्जेक्टिव से भी ज़्यादा लोगों की मदद की जा चुकी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को तो आपको पता होगा कि इस बार नोबेल प्राइज़ भी मिला था, दैट वाज अगेन गिवन अ नोबेल प्राइज़, है ना। तो इसके पहले जो नोबेल प्राइज़ मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही मिला था, है ना, नोबेल फूड प्राइज़ फॉर पीस। And WFP focuses on emergency assistance as well as rehabilitation and development aid। तो ये फोकस करता है emergency assistance पे and rehabilitation and development aid पे। and 2/3 of its work is in conflict affected countries। जो इसके ज़्यादातर काम है वो conflict वाले एरियाज़ में है ना। एंड 2 ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके साथ बहुत ही क्लोजली ये काम करती है ना। तो यहाँ पे पहली बॉडी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है फाओ। एंड दूसरा है IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो IFAD क्या करती है, ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है टू द पुअर इन रूरल एरियाज, है ना, प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस करती है ये बॉडी IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ये दोनों ही आपकी रोम बेस्ड बॉडीज़ हैं, फाओ एंड IFAD। तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। WFP के बारे में 2-3 चीज़ें से मैंने आपको बताया कि नोबेल पीस प्राइज़ मिला था इसको, तो ये याद रखना क्योंकि ये स्टेटमेंट UPSC दे सकता है कि उसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है कि नहीं मिला है, ऐसे कुछ भी ऐसा देगा तो हाँ आपको सही आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा याद रखिएगा मैंने आपको बताया कि 2 बॉडीज़ फाओ और IFAD जिनके साथ ये मिलकर के काम करता है, दोनों रोम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और WFP 1961 में इसका फाउंडेशन हुआ था, फाओ प्लस आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। US टू ओपन सोलोमन आइलैंड एम्बेसी टू काउंटर चाइना। मैंने आज आपको 3 मैप दिखाए, मैप में 3 पार्ट दिखाए थे जिसमें माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया वाला पार्ट था। अब सोलोमन आइलैंड आपको याद होगा कि मेलानेशिया में मैंने आपको दिखाया था। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि आपको याद रखना है ये चीज़ कि ये आपका जो है यहाँ पर अब US जो है अपनी एम्बेसी ओपन करने वाला है। US इज़ गोइंग टू ओपन इट्स एम्बेसी इन सोलोमन आइलैंड इन ऑर्डर टू काउंटर द चाइना। अब आपको पता होना चाहिए कि चाइना जो है व्हाट इट इज़ डूइंग इज़ दैट इट इज़ यूजिंग इट्स चेकबुक डिप्लोमेसी। जो मैंने आपको पहले भी टर्म बताया था, चेकबुक डिप्लोमेसी नाम का एक टर्म है जिसमें क्या करता है चाइना कि बड़े बड़े लोन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। जैसे श्रीलंका का पूरा ख़त्म कर दिया ना इकॉनमी। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में कितना पढ़ा होगा कि श्रीलंका की इकॉनमी पूरी ध्वस्त हो गई है, श्रीलंका के पास पैसे नहीं है कि वो लोन चुका पाएँ, डेट का इंटरेस्ट तक नहीं दे पा रहे हैं। तो इस सब का रीज़न ये है बेसिकली कि चाइना क्या करता है कि दे गिव अ लॉट ऑफ लोन्स, है ना। पहले तो लोन दे देंगे खूब सारा, है ना, आपके सामने खूब सारी चेकबुक लेके आएंगे और बोलेंगे कि ये लो ब्लैंक चेक और इसको भर लो जितना आपको भरना है। और शुरुआत में यही होता है कि आदमी को लगता है कि ठीक है यार अभी कर लेते हैं फिर बाद में लौटा देंगे इनका, और ऐसा करते करते आप डेट ट्रैप में फंस जाते हो। दिस इज़ व्हाट द डेट ट्रैप डिप्लोमेसी या फिर इसको चेकबुक डिप्लोमेसी भी कहा जाता है ना। तो दैट इज़ व्हाट
इज़ यूज्ड बाय द चाइनीज़ गवर्नमेंट, एंड यही चीज़ वो कर रहे हैं साउथ पैसिफिक वाला जो रीजन है, जो पैसिफिक आइलैंड वाला ओवरऑल रीजन है, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड और काफ़ी इस तरह से नेशंस को डेट ट्रैप में फंसा करके उन्होंने कर दिया है ना। तो दैट इज़ वाई इट इज़ हैपनिंग कि यूएस ने कहा है कि अब हम सोलोमन आइलैंड में अपनी एम्बेसी को ओपन करेंगे ताकि हम चाइनीज़ को वहाँ पे पैसिफिक में काउंटर कर सकें। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। आप लोग देखो यहाँ पे भी आज माइक्रोनेशियन स्टेट्स के नाम आए थे। देखो 5 माइक्रोनेशियन स्टेट्स जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें किरिबाती, मार्शल आइलैंड, नाउरू एंड पलाऊ। ये मैंने आपको बताया था ना, किरिबाती दिखाया था, मार्शल आइलैंड दिखाया, नाउरू दिखाया। नाउरू शायद वहाँ पे नहीं था मैप में, या फिर हो आई थिंक था भी। पलाऊ तो बिल्कुल था, है ना। तो ये सारे माइक्रोनेशियन स्टेट देखो, इनके भी नाम है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मैप था जो आज अपन ने कंप्लीट किया। इसको 2-3 बार देख लेना, इसको कंप्लीट कर लेना, इसको बना लेना, बल्कि अपनी कॉपी में एक बार, है ना, बना ही लेना एक बार। तो आपका काफ़ी अच्छे से वो मतलब आपके दिमाग में ये रजिस्टर हो जाएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। JWST स्पॉट्स इट्स फर्स्ट स्टार इन अर्सा मेजर। तो यहाँ पर बेसिकली JWST यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी न्यूज़ में बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्पेस टेलीस्कोप है। और ये किसको सक्सीड करेगा? ये सक्सीड करेगा हबल स्पेस टेलीस्कोप को, ठीक है ना। हबल स्पेस टेलीस्कोप को ये सक्सीड करने वाला है। और अभी इसने रिसेंटली अभी अपना फर्स्ट जो स्पॉट किया है वो है द अर्सा मेजर स्टार। तो एक अर्सा मेजर के स्टार को जो काफ़ी दूर था उसको इन्होंने स्पॉट किया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है अभी रिसेंटली ही, इसके लगभग कितने आई थिंक इसके ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है ना, अभी इसको लॉन्च हुए। और इट इज़ हैविंग 6.5 मीटर का इसमें जो मिरर यूज़ हुआ है वो 6.5 मीटर गोल्ड प्लेटेड मिरर यूज़ हुआ है, विच इज़ द लार्जेस्ट एवर मिरर टू बी लॉन्च इनटू स्पेस, है ना। लार्जेस्ट एवर मिरर टू बी लॉन्च इनटू द स्पेस, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ये भी आप याद रखिएगा। और ये भी लॉन्च हुआ था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप Ariane 5 ECA रॉकेट के थ्रू फ्रेंच गिनी, जो कि आपका साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, वहाँ से ये लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। JWST जो है ऑब्जर्व करेगा प्राइमरली इंफ्रारेड रेंज में, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इंफ्रारेड रेंज में ये बेसिकली ये ऑब्जर्व करता है। और जो हबल था वो ज़्यादातर अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में करता था, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो इंफ्रारेड रेंज में ज़्यादातर एनालिसिस करता है, और जो हबल था वो आपका अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रेंज में करता था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको अगर आपको याद हो तो गाक्सू वीमर करके मैंने आपको बताया था, जिसमें आप पता कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, है ना। तो जिसमें यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ होता है, ठीक है ना। वेवलेंथ का और ये आपको पता ना, वेवलेंथ का और फ्रिक्वेंसी का क्या वो, जैसे वेवलेंथ अगर है वो 1/1/μ होती है, मतलब कि जो वेवलेंथ होती है उसको वो रेसिप्रोकल होती है आपके फ्रीक्वेंसी की। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों का अपोजिट रिलेशन होता है, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको ऑर्डर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का पता होने का। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो यहाँ पर व्हाट इज़ द एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी रिसेंटली आपको हिजाब कंट्रोवर्सी पता चल गई होगी, है ना, जिसमें कर्नाटका में कई ऐसी लड़कियां थी जो कि हिजाब और ऊपर जो स्कार्फ है वो पहन के जा रही थी, तो उनको एंट्री मना की गई, है ना, मना की गई। और इसके बाद कई कॉलेजेस में उडुपी नाम की जो जगह है वहाँ पे भी कई जगह पे ऐसा देखने को मिला कि जो कॉलेजेस में लड़के थे, कई लोग सैफरन वो गमछा टाइप का वो पहन के आने लगे, है ना। तो अब सब कह रहे हैं कि दे आर क्लेमिंग दैट दिस इज द पार्ट ऑफ देयर रिलीजन, तो वो अपना करेंगे, है ना। क्रिश्चियंस अपना कुछ और लेकर के आ जाएंगे कल, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं ना। यही कंट्रोवर्सी के लिए आज ऑथर ने कहा है कि बेसिकली इसमें 3-4 क्वेश्चन है जो कि अब कर्नाटका कोर्ट को और इन सबको देखना पड़ेगा। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो मेन क्वेश्चन है कि वेदर स्टूडेंट्स कैन बी केप्ट आउट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेयरली बिकॉज दे आर वियरिंग अ पीस ऑफ क्लोथिंग इंडिकेटिंग देयर रिलीजन। तो पहला तो सबसे बड़ा सवाल ये कि
क्या किसी बच्चे को आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से केवल इस रीज़न से निकाल सकते हो क्या कि बिकॉज ही और शी इज़ वियरिंग अ पीस ऑफ क्लोथिंग इंडिकेटिंग देयर रिलीजन। दूसरा, इज डिनायल ऑफ एंट्री अ वायोलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट, है ना, कि क्या ये जो डिनायल होगा एंट्री का, तो क्या उनका जो फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन है अंडर आर्टिकल 525, इसको क्या ये वायलेट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स जो हैं दे आर आर्ग्यूइंग इन फेवर ऑफ देयर फ्रीडम, वो कह रहे हैं कि हमारा फ्रीडम है, और गवर्नमेंट कह रहा है कि भाई फ्रीडम जो होता है वो मतलब कि आप केवल और केवल ये रिलीजियस सिंबल्स को शोकेस करके हो सकता है कि आप पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को वो करें, खतरा हो जाए। तो फ्रीडम की भी तो रिस्ट्रिक्शंस है ना। गवर्नमेंट का कहना है कि फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, और बच्चों का ये कहना था कि दिस इज आवर फ्रीडम एंड दिस इज आवर फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपेगेट आवर रिलीजन, वी हैव द राइट टू, मतलब कि हम अपनी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, रिलीजियस उनको फॉलो कर सकते हैं। तो इससे एक और इम्पॉर्टेंट सवाल उठ के आता है कि क्या ये हेड स्कार्फ लगाना या क्या ये हिजाब पहनना इज इट अ प्राइमरी पार्ट और एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन, या फिर जिस तरीके से ये सैफरन गमछे या सैफरन कुछ भी कर रहे हैं तो इज दैट प्राइमरी पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन, कुछ भी एक मतलब क्वेश्चन ये है कि वेदर वॉट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग वेदर दैट एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ योर रिलीजन, एसेंशियल पार्ट ऑफ योर रिलीजन। और ये जो एसेंशियलिटी टेस्ट है, जो ये एसेंशियलिटी टेस्ट है, ये अराइज हुआ था 1954 में। एक बहुत फेमस केस है शिरूर मठ केस, याद रखिएगा शिरूर मठ केस था जिसमें कि एसेंशियलिटी का टेस्ट जो है वो आया था, ठीक है ना। सो दिस टेस्ट ऑफ एसेंशियलिटी, जो ये डॉक्ट्रीन है एसेंशियल प्रैक्टिस की, ये कब आई थी? ये आई थी सुप्रीम कोर्ट के हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मणेंद्र तीर्थ स्वामीनारायण श्री शिरूर मठ। ये केस है शिरूर मठ केस, 1954 का केस है, जिसमें कि इन्होंने ये एसेंशियलिटी का जो टेस्ट है वो डेवलप किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो कि कोर रिलीजियस एक्टिविटी है और कौन सी एक्टिविटी ऐसी जो कि कोर रिलीजियस एक्टिविटी में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो जैसे कि कई बार इसी का सुप्रीम कोर्ट ने हवाला देकर के बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो पास किए हैं, जैसे कि एक बार अभी रिसेंटली की बात है कि 2018 में सबरीमाला केस में उन्होंने कहा था कि जो 10 से 50 साल की महिलाओं को बाहर रखा जाता है रिलीजियस इस मंदिर से, तो वो उन हिंदू रिलीजन का या जो वो रिलीजन है उसकी एसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं आता है, ठीक है ना। दैट इज़ द रीज़न वाई उन्होंने ये चीज़ भी कही थी उस जजमेंट में। इसके अलावा तांडव डांस को मना किया गया था, बीच में भी केस और गया था जिसमें तांडव डांस को मना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि तांडव डांस एसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं आएगा, 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक डिसीजन में जिसमें उन्होंने तांडव को डिसअलाउ किया था और कहा था रिचुअल डांस परफॉर्म्ड विद स्कल एंड नाइफ इन पब्लिक प्लेसेस इज नॉट अ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन दैट सेक्ट। तो उन्होंने कहा था कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इस कारण से इसको हटा। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि कई जजमेंट्स ऐसे हैं जिनमें एसेंशियलिटी का टेस्ट किया गया है, और अब ये भी आई थिंक कि अब इस बार का जो जजमेंट होगा उसमें ये चीज़ देखी जाएगी वेदर हिजाब इज़ अ पार्ट ऑफ दैट और नॉट। और वैसे हिजाब को एक जजमेंट में एसेंशियल प्रैक्टिस में माना भी गया है, बट कई बार ऐसा भी देखा गया कि जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात आती है तो यूनिफॉर्म कोड वहाँ पर लागू जाता है। देखो क्या होता है, कई इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो अपना यूनिफॉर्म बनाते हैं कि आपको ये यूनिफॉर्म पहनना है, ठीक है ना। सपोज करो अगर आपके इंस्टीट्यूट में यूनिफॉर्म कोड है, तो कई बार ऐसा भी जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें उन्होंने ये कहा कि नहीं, चूंकि यूनिफॉर्म प्राइमेसी ले लेगा, वहाँ पे एक ग्रुप विल टेक प्राइमेसी ओवर अ इंडिविजुअल राइट्स, एक इंडिविजुअल के राइट्स के ऊपर एक ग्रुप के राइट्स का प्राइमेसी हो जाएगा। इस कारण से ऐसी जगहों पे उन्होंने कई बार मना भी किया है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि अब यहाँ पे इस बार किस तरीके से इसको कोर्ट देखेगी और इसके बाद किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अगर मैटर जाता है तो किस तरीके से वो देखेंगे। दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। ये कंट्रोवर्सी जो है वो बहुत ही बड़ा रूप, नेशनल रूप ले चुकी है, तो लेट्स सी कि किस तरीके से ठीक होती है। अगला जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग द डेफिसिट एंड रेटिंग एजेंसीज। तो यहाँ पे इंडिया का ये कहना है कि भैया जो रेटिंग एजेंसीज हैं दे आर बायस्ड टुवर्ड्स इंडिया एंड उनकी जो मेथोडोलॉजी है कुछ कंट्रोवर्शियल मेथोडोलॉजी है। उनका क्यों ऐसा कहना है? उनका ऐसा ये इसलिए कहना है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो है इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। ये अगर आप जापान, अमेरिका, इन सब की कंट्रीज से मैच करोगे जो हमारे आसपास की जो इकोनॉमीज़ हैं तो उनसे बहुत कम है डेट टू जीडीपी रेशियो। लेकिन हमारी जो रेटिंग है अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कम रहती है, BBB- की रेटिंग हमको दी है, मतलब ए में तो हम गए ही नहीं है। फिच की रेटिंग में हम देखें तो हम BBB- है, जिसका नेगेटिव आउटलुक भी उन्होंने दिया है। तो इस तरीके से, और आप सबको पता है कि रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली में वो रेटिंग एजेंसीज की जो रेटिंग होती है उससे हमारे यहाँ का इन्वेस्टमेंट डिसाइड होता है, ये कौन सी कंट्री इन्वेस्ट करेगी, दूसरे यहाँ के इन्वेस्टर्स आएंगे कि नहीं आएंगे। भाई वो तो रेटिंग देख कर ही आते हैं ना।
तो दैट इज हैपनिंग। तो यहाँ पे दो चीज़ें बेसिकली हमने कही कि एक तो उनका बायस टुवर्ड्स इंडिया, सेकंड दूसरा उन्होंने कहा कि जो मेथडोलॉजी वो भी बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ नहीं है, ये चीज़ें। अब यहाँ के इंडियन इकोनॉमिस्ट का क्या कहना, थोड़ा सा मैं वो बता दूं। इंडियन इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जो हमारा डिबेट है ना कि जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशियो हमारा कम है, वो डिबेट बहुत ज़्यादा सही डिबेट नहीं है। एक्चुअल जो डिबेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमारा डेट टू टैक्स कितना आ रहा है। डेट टू टैक्स हमारा बहुत, मतलब कि हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन बहुत कम होता है और डेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो एक उन्होंने कहा था कि ये पैरामीटर आप पता करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डेट टू जीडीपी से इतना ज़्यादा समझ नहीं आता है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं और इंडिया को कोशिश ये करनी, मेन जो फंडा है वो कुल मिला के डेट को कम करना है ना। देयरफॉर द आई शुड बी ऑन द डेट। आपको अगर डेट कम कर पाए, फिजिकल डेफिसिट हो चाहे आपका, फिजिकल डेफिसिट को आप कम करो, बोरोइंग को कम करो, फिजिकल कंसोलिडेशन की तरफ जाओ। सोल्यूशन क्या हो सकता है भाई? फिजिकल कंसोलिडेशन की तरफ जाओ। फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है? मतलब कि आप अपने जो अननेसेसरी खर्चे एक्सपेंडिचर है उसको कम करो, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और न्यूज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे व्हेन विल इंडियाज mRNA वैक्सीन बी आउट, है ना। तो mRNA वैक्सीन के बारे में यहाँ पे न्यूज़ आई, तो वो भी हम देख लेते हैं। क्या होती है mRNA वैक्सीन? आपको सबसे पहले ये होता है कि mRNA वैक्सीन दूसरी वैक्सीन के जैसी होती है, जिसमें कि द वैक्सीन स्ट्राइव्स टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट कैन हेल्प काउंटर एन इन्फेक्शन फ्रॉम लाइव वायरस। क्या होता है कि आपके अंदर उस वायरस का छोटा सा पीस, सपोज करो मैंने डाल दिया आपके अंदर, जैसे ही मैंने वो छोटा सा पीस डाला वायरस का, तो आपका जो बॉडी है वो इम्यून रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है, मतलब कि उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल मेथड्स जो थे उनमें क्या होता था? ट्रेडिशनल मेथड्स इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग अ पार्ट और होल वायरस इन अ वे दैट इट कैन नॉट रेप्लिकेट देयर, है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या होता है कि आपके अंदर एक पार्ट या पूरा वायरस इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो अपने आप को उसमें रेप्लिकेट ना कर पाए। अगर वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा और बॉडी आपका इम्यून रिस्पांस देती है अगेंस्ट दैट वायरस, तो क्या होगा? इससे आपके अंदर जो इम्यून रिस्पांस है, इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब mRNA वैक्सीन के केस में देखो लिखा हुआ है, mRNA वैक्सीन का भी जो ओवरऑल फंडा है वो तो यही है, लेकिन इसमें कैसे होता है? mRNA वैक्सीन वर्क्स इन दिस वे दैट ए पीस ऑफ जेनेटिक कोड, इसमें आप भाई mRNA है, RNA है चूंकि, है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जेनेटिक उसमें मैनिपुलेशन होगा, तो इसमें जेनेटिक कोड इंसर्ट किया जाता है। जेनेटिक कोड इज इंसर्टेड इनटू द बॉडी, जेनेटिक कोड को इंसर्ट किया जाता है इन द बॉडी एंड इट इज इंसर्टेड इन सच अ वे टू जनरेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, ताकि एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो, इस तरीके से उसको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है ना। एंड अब देखो क्या होता है कि डीएनए और आरएनए में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, वो भी थोड़ा आपको बता दूं मैंने आगे कि अ पीस ऑफ डीएनए मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू आरएनए फॉर अ सेल टू बी एबल टू मैन्युफैक्चर द स्पाइक प्रोटीन। अब यहाँ पे कोरोना वायरस का जैसे अपन केस देखे, उसमें हमने देखा कि उसमें एक स्पाइक प्रोटीन था, है ना, एक क्राउन वाला एलिमेंट था ना स्पाइक प्रोटीन, जिसके थ्रू ये वैक्सीन का डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो इसमें डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट किया गया, ठीक है ना। और mRNA वैक्सीन माइट लुक लाइक अ मोर डायरेक्ट अप्रोच टू गेटिंग द सेल टू प्रोड्यूस द नेसेसरी प्रोटीन्स। mRNA इज़ वेरी फ्रेजाइल, लेकिन ज़्यादा डायरेक्ट मेथड जरूर है mRNA का कि आपने जेनेटिक कोड डाल दिया, स्पाइक प्रोटीन का जेनेटिक कोड ही डाल दिया, उसको अटैच करके आपने और डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट किया, उसमें आपने अटैच किया स्पाइक प्रोटीन का और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया। लेकिन mRNA जो होता है बहुत फ्रेजाइल होता है एंड ये एक आपको याद रखनी है कि विल बी श्रेड अपार्ट एट रूम टेम्परेचर, है ना। अगर ये रूम टेम्परेचर में आ जाए तो बिल्कुल अलग अलग पीसेस में टूट जाएगा एंड या रूम टेम्परेचर में आ जाए तो, या फिर आपके बॉडी के एंजाइम्स के थ्रू, ये बेसिकली कहना चाहिए कि उसके थ्रू भी ये श्रेड हो सकता है। अगर इसको आपको इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी, mRNA नीड्स टू बी रैप्ड इन अ लेयर ऑफ ऑयली लिपिड्स और फैट सेल्स। तो अगर आपको mRNA को प्रोटेक्ट करना है ना, तो यू हैव टू रैप इट विद द लिपिड्स और फैट सेल्स, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे डीएनए जो होता है दैट इज मच मोर स्टेबल एंड इट कैन मोर फ्लेक्सिबली इंटीग्रेटेड इनटू द वैक्सीन वेक्टर। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। एक लास्ट न्यूज़ और देख लेते हैं अफ्रीकन यूनियन की।
अभी रिसेंटली अफ्रीकन यूनियन की जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो आपका एडिस अबाबा में हुई थी। दैट मीटिंग टुक प्लेस इन एडिस अबाबा। और यहाँ पर बेसिकली जो ये ग्रुप है अफ्रीकन यूनियन का, ये 55 मेंबर ग्रुप है। वो उसमें अभी जो सारा डिस्कशन चल रहा है वो क्या चल रहा है कि जो वहाँ पे बहुत सारे कू हो रहे हैं, मिलिट्री कू हो रहे हैं आपके अफ्रीकन रीजन में। अगर आप देखेंगे तो 1960 के टाइम में 26 ऐसी मिलिट्री कू थे जो सक्सेसफुल हुए थे। 2010 के टाइम में आप देखेंगे कि मतलब कई मिलिट्री कू, 2010 में 8 मिलिट्री कू सक्सीड हुए थे 2010 वाले रीजन टाइम में। और अभी 2020 से 2022 के बीच में 6 ऐसे मिलिट्री कू हैं जो हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज वरीसम फॉर अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन एक ग्रुप है जिसमें 55 स्टेट्स हैं, 55 स्टेट्स बिलोंगिंग टू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। याद रखिएगा 55 स्टेट्स आर देयर बिलोंगिंग टू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो ये आपको याद रखना है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो आपके 1999 में इसकी बातचीत शुरू हुई थी। 2001 में फिर ये जो ब्लॉक जो था वो एडिस अबाबा में इसका फाउंडेशन हुआ था। 26 मई 2001 को एडिस अबाबा में इसका फाउंडेशन हुआ था। एंड फाइनली जो इसकी लॉन्चिंग हुई थी वो ये 2002 में हुई थी, ठीक है। लेकिन फॉर्मेशन इसका 2001 आप याद रख सकते हैं। एंड ये इंटेंशन इसका ये था अफ्रीकन यूनियन का, वो रिप्लेस करना था एक बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनिटी, ठीक है ना। एक बॉडी थी इसके पहले, ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनिटी, जो कि आपका 1963 में फॉर्मेशन हुआ था, उसको रिप्लेस किया था इस बॉडी ने, अफ्रीकन यूनियन ने, जो कि 55 मेंबर्स हैं। और अभी कई ग्रुप्स हैं, कई कंट्रीज हैं जिनको कि अफ्रीकन यूनियन ने अपने अंदर से निकाला भी है, जिसमें कि आप गिनी, माली, सूडान, मोस्ट रिसेंटली बुर्किना फासो जो है, इन सबको अफ्रीकन यूनियन ने अपने ग्रुप से निकाल दिया है फॉर बिकॉज ऑफ द कू रीजन्स एंड ऑल। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो रीज़न है अफ्रीकन यूनियन का परेशान होने का, वो रीज़न है कि वहाँ पे वैक्सीनेशन का। कोविड वैक्सीन केवल 11% लोग ऐसे जिनको दोनों वैक्सीन लगी, ओनली 11% population is having both the vaccines, so that is the issue. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share and subscribe. अच्छा, यहाँ पे एक न्यूज़ और है तो वो अपन पहले देख लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं। स्टॉक सफिशिएंट टू बूस्ट द सप्लाई टू नॉन पावर सेक्टर। कोल इंडिया का ये कहना है कि हमारे पास इस वजह से कोयले की कमी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, बीच में आपको पता होगा न्यूज़ भी आई थी। तो कोयले की कमी को देखते हुए यहाँ पे उनका कहना ये है कोल इंडिया का कि भैया हमारे पास स्टॉक सफिशिएंट है, और चाहे पावर सेक्टर हो चाहे नॉन पावर सेक्टर हो, हमारे पास स्टॉक सफिशिएंट है कि हम उनको दे सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बात, यहाँ पे एक और टर्म आपको देखने को मिलेगा, वो टर्म है रिगार्डिंग द कैप्टिव पावर प्लांट। तो कैप्टिव पावर प्लांट क्या होता है? कैप्टिव पावर प्लांट इज अ फैसिलिटी दैट प्रोवाइड्स अ लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ पावर टू एन एनर्जी यूजर, ठीक है ना। कैप्टिव पावर प्लांट क्या होता है? इट्स अ फैसिलिटी दैट प्रोवाइड्स लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ पावर टू एनर्जी यूजर। जब आप कोई एनर्जी यूजर हो और आपने अपने लोकल में ही कोई पावर प्लांट लगा लिया हो, है ना, आपने अपने लोकल में ही पावर प्लांट लगा लिया, तो ये कहलाएगा कैप्टिव पावर प्लांट। मतलब कि आपने अपने लोकेलिटी में ही वो पावर प्लांट लगा लिया और उसका यूज आपने करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड जैसे इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ में ऐसा देखा जाता है कि वो अपना खुद का पावर प्लांट भी उनका रहता है, छोटा, बहुत कम पावर का ही भले रहे, लेकिन इस तरीके से वो करते रहते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर है सिंकिंग सुंदरबन। तो यहाँ पे बेसिकली सुंदरबन जो है इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ अ क्लाइमेटिक क्राइसिस। और सुंदरबन जो रीजन है इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ क्लाइमेटिक क्राइसिस। क्यों? इट इज़ बेसिकली सिंकिंग, आप बोल सकते हैं कि इट इज़ सिंकिंग, एंड बहुत ज़्यादा फ्लडिंग और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। द लैंड विच इज़ अ कॉमन ग्राउंड बिटवीन, सुंदरबन का क्या है? इट्स अ लैंड कॉमन ग्राउंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, है ना। लार्जेस्ट डेल्टा भी आपको पता होना चाहिए, सुंदरबन से द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा भी आप बोल सकते हैं। 4000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द टोटल 10,000 स्क्वायर किलोमीटर इज ओन्ड बाय इंडिया। 4000 स्क्वायर किलोमीटर, टोटल 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसमें से 4000 स्क्वायर किलोमीटर आपका इंडिया में आता है। एंड पहले एक समय था जब ये इट वाज एक्टिंग एज अ बैरियर अगेंस्ट साइक्लोनिक विंड्स एंड ऑल। ग्रेजुअली बहुत सारे मतलब कि यहाँ पे बहुत इसका मिसयूज़ भी किया गया, ट्रीज़ को बहुत काटा गया, मैनग्रूव्स को बहुत नुकसान पहुँचाया गया, है ना। अब यहाँ पे इसका जो मैनग्रूव कवर है वो भी वैनिश होता जा रहा है, एंड डिफॉरेस्टेशन के कारण, ये सारे रीज़न के कारण इसका सॉइल इरोजन भी काफ़ी हुआ है। यहाँ पे डिवास्टेटिंग फ्लड्स भी बहुत ज़्यादा आए, ऑब्वियसली बात है सॉइल इरोजन होगा तो फ्लड भी बहुत ज़्यादा आएंगे, है ना। काफ़ी स्टॉर्म्स, टॉरेंशियल रेन्स, ये सब, तो इन सब के कारण ये जो ओवरऑल ये पूरा लैंड काफ़ी थ्रेट में है, एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर जैसे साइक्लोन अम्फान और यास साइक्लोन आया तो इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया बेसिकली, एंड यही रीज़न है कि डिवास्टेटिंग फ्लड्स
इंटेंस स्टॉर्म्स, टॉरेंशियल रेन्स दे हैव बिकम फ्रीक्वेंट, एंड साइक्लोन जैसे कि आयला और अम्फान, यास, ये कुछ साइक्लोन्स थे, है ना। तो ये भी काफ़ी डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट देखने को मिला है और ये रीजन जो है ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा नष्ट होता जा रहा है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।